हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे इतिहास के जो है मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है कि जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक, अब पढ़ेंगे मध्य ऐतिहासिक, इसके बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक। इससे पहले हमारा एक पार्ट है जिसमें हमने प्राग ऐतिहासिक के बारे में बताया था। तो एक बार हम फिर से प्राग ऐतिहासिक के बारे में रिवाइज करा देते हैं। जो है प्राग ऐतिहासिक को दोस्तों 4 कालखंडों में विभक्त किए थे हम, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो था कि जो व्यक्ति अपना जो है भोजन को संग्रहालय करता था उसमें, और घुमंतु हुआ करता था, और जो है कि निर्वस्त्र रहा करता था, ठीक है। अब दूसरा का जो आता है मध्य इतिहास। प्राग ऐतिहासिक में दोस्तों एक सबसे बड़ी मानव ने आग की खोज की थी प्राग ऐतिहासिक में, ठीक है। अब दूसरा का आता है हमारा मध्य इतिहास। मध्य ऐतिहासिक में जो जो था कि वो सबसे पहले जो माइक्रोलिथ हुआ करते थे। माइक्रोलिथ का मतलब हुआ है कि जो प्राग ऐतिहासिक में पत्थर के औजार थे वो अब छोटा हो गया था मध्य ऐतिहासिक में। मध्य ऐतिहासिक उसको माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ कहते हैं उसको। जो हथियार था, पत्थर का हथियार, वो छोटा हो गया था, उसको माइक्रोलिथ कहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे बड़ा अंत्येष्टि किस काल में हुई थी, मतलब किस काल में थी सबसे बड़ा अंत्येष्टि। तो सबसे बड़ा अंत्येष्टि जो था, अंतिम संस्कार, जो व्यक्तियों ने अपने अपने जैसे इंसान को दबाया था जमीन के अंदर, उसका अंतिम संस्कार किया था, उसको अंत्येष्टि बोलते हैं। तो सबसे इसमें जो है मध्य पाषाण में जो है अंत्येष्टि का मिलता है, अंत्येष्टि हो गया। अब इसके बाद आता है नव पाषाण। नव पाषाण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। नव पाषाण में सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले मानव ने खेती कहाँ प्रारंभ की। तो सबसे पहले मानव ने खेती प्रारंभ की कहाँ, तो पाकिस्तान। किस स्थान में की, तो मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। और उसमें आपसे ये पूछेगा कि ये जो मेहरगढ़ में जो खेती की प्रारंभ किया था मानव ने, वो कहाँ किया था। तो वो सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों के बीच जो है ये खेती प्रारंभ किया था, ठीक है। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मानव द्वारा मृदभांड का मतलब हुआ मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का उपयोग जो है मानव ने कब प्रारंभ किया। तो मिट्टी के बर्तन को कहते हैं मृदभांड। मृदभांड का प्रयोग मानव ने नव पाषाण में किया था। नव पाषाण काल में मानव ने मृदभांड का प्रयोग किया था। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहिया का आविष्कार मानव ने कब किया। तो पहिया का आविष्कार जो है मानव ने किया था नव पाषाण काल में, ठीक है। अब उसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो जो है मृदभांड किस कलर का था या किस रंग का था। तो जो है आपका मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का जो घड़ा था वो गेरू वर्ली था, यानी कि जो गेरुआ कलर में रहता है उस प्रकार का था मृदभांड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य इतिहास। मध्य इतिहास में आ गया आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता, मध्य इतिहास। मध्य ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मध्य ऐतिहासिक को हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और इसमें जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो यहाँ लिखते हैं खोज। खोज हो गया आपका 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में यहाँ पे खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की।
अब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि हड़प्पा नाम किसने रखा। हड़प्पा सभ्यता का जो है नाम किसने रखा, तो हड़प्पा सभ्यता नाम रखे हैं ये हैं जॉन मार्शल। यहाँ पे कुछ हम पॉइंट बना के लिखते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने किया था जो नामकरण, जॉन मार्शल ने किया था नामकरण। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो है खुदाई किसने की। हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा या किसने नामकरण किया, तो वो जॉन मार्शल हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की, तो ये किए हैं दयानंद साहनी ने, दयाराम साहनी ने जो है इसका जो है खुदाई की है दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों। अब हमसे ये पूछेगा कि ये जो है थी सिंधु सभ्यता जो हमारी थी वो कहाँ पर थी, किस स्थान पर पूछेगा, तो ये पाकिस्तान एवं गुजरात के मध्य थी। पाकिस्तान लिखते हैं, पाकिस्तान ये पाकिस्तान में थी। और इसका जो है एरिया पूछेगा आपको, ये कितना लंबा था, मतलब कितना लंबा है कितना चौड़ा था, तो ये 13 लाख जो है किलोमीटर का इसका ये एरिया था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो है एरिया 13 लाख किलोमीटर था। ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि इसका आकार कैसा है, आकार मतलब किस आकार का था वो, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजा आकार की थी, त्रिभुजा आकार। ठीक है, त्रिभुजा आकार की थी ये सिंधु सभ्यता हमारी त्रिभुजा आकार की थी। ठीक है, तो एक करके मैं आप लिख देते हैं। आकार था त्रिभुजा, आकार त्रिभुजा, एरिया था आपका जो है 13 लाख। ठीक है, 13 लाख का जो है इसका जो है एरिया था इसका। अब इसमें जो है कि आपसे ये बोलेगा कि इसका जो है सर्वेक्षण किसने किया, सर्वेक्षण, इसका जो है सर्वेक्षण लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, सर्वेक्षण, इसका सर्वेक्षण किए थे कनिंघम ने, कनिंघम जो थे इसका जो सर्वेक्षण किए थे किसका, तो जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो मतलब सर्वेक्षण किए थे, जांच पड़ताल किए थे। सर्वेक्षण का मतलब हुआ जांच पड़ताल। ठीक है, जांच पड़ताल जो किए थे वो कनिंघम साहब ने किए थे। ठीक है, आपका जो है ये हो गया। अब इसमें आपका 4 शहर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे, 4 शहर पूछेगा और चारों शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये पूछेगा आपसे। 4 शहर पूछेगा और 4 शहर किस नदी के किनारे हैं। और आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे पर स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित थी, तो ये रावी नदी के किनारे पर स्थित थी। नदी पूछेगा, नदी तो रावी, ये रावी नदी के किनारे पर जो है हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी स्थित थी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो है। अब वो जो 4 प्रमुख शहर थे उनका जो नाम है सूतकागंड और मांडा आलमगीरपुर दहमाबाद, 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 सूतकागंड और मांडा आलमगीरपुर दहमाबाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम के हिसाब से कि एसएससी बैंकिंग रेलवे जो होता है वो किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पश्चिम से। पश्चिम जो हो गया आपका फुतकागंड और मांडा, आलमगीरपुर, दहमाबाद। फुतकागंड और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फुतकागंड और मांडा, आलमगीरपुर, दहमाबाद। 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 फुतकागंड और मांडा, आलमगीरपुर, दहमाबाद, ठीक है। अब ये पूछेगा आपसे कि ये सब जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो चारों शहर थे वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपसे घुमा फिरा के जो है, आपसे कंपटीशन का एग्जाम जो होता है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक हम छोटे से ट्रिक से इसको याद कर लेना, ठीक है। सम ऐड हमारा ट्रिक है, सम ऐड से याद कर लेंगे कि फुतकागंड और मांडा, आलमगीरपुर, दहमाबाद। ये हमारा ट्रिक है इन चारों शहरों को याद करने के लिए। फुतकागंड और मांडा, आलमगीरपुर, दहमाबाद। फुतकागंड और मांडा, आलमगीरपुर, दहमाबाद, ठीक है। फुतकागंड और मांडा, आलमगीरपुर, दहमाबाद। अब आपसे पूछेगा जो है कि ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो नदियों का ट्रिक है, डच है पर भारत में नहीं। डच है पर भारत में नहीं। डच है पर भारत में नहीं। डच है पर भारत में नहीं, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। इसका भारत में नहीं का फिर कोई ट्रिक नहीं है, बस इतना हमारा ट्रिक है। डच है पर जो है भारत में नहीं, ये ट्रिक है। बस हम लोग इसका इतना है, डच है पर, बस इसका इतना हम लोग जो है कि अपना जो है कि यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इतने ट्रिक को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया से हो गया आपका डाक्स नदी, डास्क नदी, ठीक है। आपका यहाँ पे लिखते हैं डास्क नदी, डास्क नदी हो गया। अब च से हो गया आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी। आपका ह से हो गया आपका जो है हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है। हिंडन नदी हो गया। अब आपका होगा प से होगा आपका प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में नहीं। ड से आपका हो गया डाक्स नदी, प से हो गया प्रवरा नदी, ह से हो गया हिंडन नदी, और नहीं और आपका च से हो गया चिनाब नदी। ड से हो गया आपका डाक्स नदी, च से हो गया चिनाब नदी, ह से हो गया हिंडन नदी, प से हो गया प्रवरा नदी। ड से हो गया आपका डाक्स नदी, च से हो गया चिनाब नदी, अब ह से हो गया हिंडन नदी, प से प्रवरा नदी, ठीक है। अब से क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब में आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। पूरब में आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बस आपको यही छोटा हमारा ट्रिक है, सम ऐड डच है पर भारत में नहीं। बस यही एक हमारा छोटा ट्रिक है, अब इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कि ड से हो गया आपका डाक्स नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी, और प से प्रवरा नदी। डास्क नदी, चिनाब नदी, आपका हो गया हिंडन नदी, प्रवरा नदी। डाक्स, चिनाब, हिंडन, प्रवरा। डाक्स, चिनाब, हिंडन, प्रवरा। डाक्स, चिनाब, हिंडन, प्रवरा।
डाक्स, चिनाब, हिंडन, प्रवरा। डाक्स नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी। ठीक है, आप इसको याद करिए। अब हमारा नेक्स्ट जो है आता है कि यहाँ पर क्या क्या मिला है, कहाँ पर, तो जो है कि ये सिंधु सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे जो हमारा मिला है कुम्हार का चाक, श्रम, आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, और है कि RH-35 कब्रिस्तान यहीं पर मिला है। ठीक है, और एक सिंगी जो है गैंडा, और हाथी की खोपड़ी। हाथी का जो दांत मिला है वो लोथल से मिला है। हाथी की खोपड़ी जो मिली है, हाथी की खोपड़ा, खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी जो मिली है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा से मिली हुई है। ठीक है, अब कहेगा हाथी का जो तत्वा था दूठो बड़का बड़का दिखने वाला दांत, वो लोथल से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिला है, फ्रॉम, आवास, अन्नागार, और अब क्या हो गया, हाथी की खोपड़ी, RH-37 कब्रिस्तान, और जो है आपका कुम्हार का चाक, और जो है कि ओखली, ताबूत, ये सब मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक सिंह वाला जो गैंडा था उसका यहाँ पे ज्यादा जो है कि यहाँ पे ज्यादा जिक्र है एक सिंह वाले गैंडे का, एक सिंगी गैंडे का ज्यादा जिक्र है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा जो है कि अब हम लोग जानते हैं कि जो है इनका जो समाज जो है किस प्रकार था, इनका समाज किस प्रकार का था, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो किस प्रकार का था। तो देखते हैं यहाँ पे समाज, इनका जो समाज था वो मातृ समाज था। यहाँ पे माताओं को जो है, माता को ज्यादा वैल्यू मिलती थी। ठीक है, इनका समाज था मातृ समाज, मातृ समाज। इनका जो था समाज था वो मातृ समाज था, और समतावादी था, समतावादी, समतावादी। समतावादी का मतलब कि यहाँ पे सबको सबसे समान रूप से व्यवहार किया जाता था, जैसे कि यहाँ पे छुआछूत की भावनाएं नहीं थी। समतावादी का मतलब है कि यहाँ पे समान रूप से व्यवहार किया जाता था, किसी के साथ छुआछूत नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है इनका थोड़ा देख लेते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक में ये लोग सबसे ज्यादा जो है कि पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुपति शिव, पशुपति शिव का पूजा करते थे, और जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी, मातृ देवी, यहाँ पे ये लोग दुइया लोगों को पूजा करते थे, शिव भगवान का और मातृ देवी। आपसे क्वेश्चन में जो है कि आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, उसमें 4 विकल्प में शिव न दे करके आपको पशुपति दे सकता है कि इनमें से कौन सा जो है कि जिसमें सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो वहाँ पे पशुपति देगा, शिव नहीं दे सकता है, तो आप पशुपति पर ही टिक लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा देखते हैं इनका जो है कि व्यवसाय, इनका व्यवसाय, इनका व्यवसाय, इनका जो व्यवसाय था या व्यापार, इनका देखते हैं, ये देखते हैं इनका जो है व्यापार। इसमें आपसे पूछेगा कि इनका जो व्यापार किसी विदेश से लगता था, मतलब इनका जो व्यापार था वो किसी विदेश से करते थे कि नहीं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है व्यापारी थे, और ये व्यापार जो है कि किसी और देश से करते थे कि नहीं, तो उसमें टिक में ये लोग व्यापार किसी और देश से करते थे। उस देश का नाम है फारस। ये लोग व्यापार अपना फारस से करते थे।
और यहाँ पे आपका यहाँ कहते हैं फारस, विदेशी व्यवहार करते हैं, विदेशी कोष में फारस। फारस, ठीक है। अब आपका जो है कि आपसे पूछेगा इनकी जो है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूछेगा, अर्थव्यवस्था कि इनके जो है कि अर्थव्यवस्था किस पे चलती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को जो था अर्थव्यवस्था किस पे चलती थी। अर्थव्यवस्था जो है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का इनका जो था मुख्य स्रोत तो वो था कृषि। अर्थव्यवस्था जो था इनका था कृषि। और यहाँ पे आपको जो है कि देगा कि कपास की खेती सबसे पहले किस युग में शुरू हुई। आपसे क्वेश्चन देगा कि कपास की खेती किस युग में शुरू हुई। तो कपास की खेती जो थी वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुई। तो इसमें जो है कि कृषि में इन लोगों ने नया चीज का खोज किया, एकदम नया चीज का, जो है आपका कपास। कपास, कपास का ये लोग खेती मतलब कि आविष्कार समझ लिया एक तरीके से कि कपास का जो है आविष्कार या कपास की खोज सिंधु सभ्यता से हुई। ठीक है। अब आपका जो है कि इन्होंने जो है कि अब इनका सिक्का पूछेगा, सिक्का, इसमें सिक्का का चलता था नहीं, तो इनका सिक्का जो था वो टेराकोटा का था, यानी मिट्टी का सिक्का। इनका जो सिक्का है, सिक्का आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का जो सिक्का है वो किस चीज का था। तो सिक्का इनका था टेराकोटा, टेराकोटा। इनका जो सिक्का था वो था टेराकोटा, मिट्टी का था, ये पकी हुई मिट्टी का, पकी मिट्टी। इनका जो था पकी मिट्टी। अब इसमें उनके मोहरों के बारे में पूछेगा। इनका जो मोहर था, इनका मोहर किस चीज का था। तो इनका मोहर था सेल खड़िया। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में जो मोहर था वो किस चीज का था। तो वो मोहर सेल खड़िया का था, वो भी मिट्टी का था। जैसे कि आपके घरों में जैसे कि ईटा नहीं होता है, पकी मिट्टी, उसी प्रकार का था सेल खड़िया नामक जो था उनका मोहर, वो भी मिट्टी का था। ठीक है। मोहर, मोहर आपका हो गया सेल खड़िया। सेल खड़िया, मोहर इनका जो था वो सेल खड़िया का था। अब आपसे पूछेगा कि मोहर में जो था सबसे ज्यादा प्रचलित, इनके मोहर में सबसे ज्यादा प्रचलित था वो एक सींग वाला जानवर था। उसके पास एक वो सिंह था, वो दिखने में एकदम बैल की समान था। और एक सिंग वाला जो गांडा था, उसका गांडा नहीं था, वो देखने में बैल की तरह था। ठीक है। तो उसको आप लोग उसमें क्वेश्चन में आपको देगा कि एक सिंग वाला जो है कि जानवर जो है इनके जो है कि मोहर में सबसे अधिक प्रचलित था। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण थी या नगरी, ग्रामीण थी या शहरी। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। तो सिंधु सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है। इनकी जो थी नालियां वो सीधी थी और ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता की नालियां सीधी थी, एकदम सीधे, और ऊपर से ढकी हुई थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की नालियां सीधी थी और ढकी हुई थी। और सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो शहरी था। अब हमारा जो है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जो है कि हम लोग जो बचा कुचा है अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों।